हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ नागेश्वर कुमावत। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी हमारा क्लास 12 फिजिक्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर डेमो क्लास। आप लोगों ने अभी तक क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर या फिर जो कुछ भी है ना, जहाँ से भी पढ़ा हो, बट मैं आज अपना पूरा कोशिश करूँगा कि इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ न कुछ नया आप लोग इस क्लास की हेल्प से ज़रूर अपने साथ लेकर जाओ। बस मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बेशक ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, मैं आपको देख पा रहा हूँ है ना, बेशक आप मुझे ज़रूर देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप लोगों को उनके आंसर्स पता है, ओके, सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर शेयर करें, ताकि एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को कितना पढ़ा हुआ है, कितना समझा हुआ है। सो क्लास 12th की जर्नी हम लोगों की लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है। मतलब मैं अपने ऑफलाइन बच्चों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है ना, जहाँ पे आने के बाद आप अपने आप को बच्चा नहीं बोल सकते। मतलब बेशक क्लास 12th पास होते से ही 2 या 3 साल के अंदर आप लोगों का अगर एम बहुत क्लियर है और आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, तो बेशक 2 या 3 साल के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह अपने आप को ज़रूर देखने वाले हो। तो ये जो क्लास 12th है कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बोर्ड को देखते हुए नहीं, तुम्हारे करियर को देखते हुए, क्योंकि जो कुछ भी तुम लोग यहाँ पे सीखने वाले हो वो तुम्हें अब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो कुछ भी हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग ऐसी जगह से शुरुआत करते हैं जहाँ से आप लोगों को कुछ न कुछ पता हो। अभी रिसेंटली आप सभी लोग क्लास 11th पढ़ के आए हो, है ना। वहाँ पे आप लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, है ना, एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का क्लास 10th मिसिंग था। मतलब क्लास 10th में जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे वो आप लोगों को वहाँ पे नज़र नहीं आए होंगे। वाई? बिकॉज वो जो सारे चैप्टर्स थे अब आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। और सच बताऊं तो क्लास 12th ना अपने आप में एक हॉलीवुड की या बॉलीवुड की ज़बरदस्त मूवी की तरह है। मतलब हर चैप्टर का एक दूसरे चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। मतलब हर चैप्टर आप लोगों को जो आपने पीछे इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसकी क्लैरिटी को और क्लियर करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्लास। सो अगर हम लोग बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन, है ना। सो आई होप ग्रेविटेशन का नाम लेते से ही आप लोगों के दिमाग में, है ना, न्यूटन भैया आए होंगे जिनके सिर पे कभी एप्पल पड़े थे। और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के कमेंट पास करते हैं, है ना, कि अच्छा होता उस एप्पल के साथ में न्यूटन भी निपट जाते, है ना। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हम लोगों को इतना पढ़ना नहीं पड़ता। खैर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उन्हीं की बदौलत हम लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो पाए, हम लोग चीज़ों को समझ पाए। सो अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, है ना, जो कुछ भी मैंने कहा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है, कुछ पता है, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अभी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों का जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं ये बॉल है मेरे पास, है ना, अगर मैं इसे ऊपर फेंकता हूँ तो फाइनली ये अर्थ पे लौट के आती है। इसके पीछे का रीज़न जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बॉटल मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है ना। इस बॉटल और इस बॉल के बीच में, है ना, आप लोगों ने मैथमेटिकली उसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आप लोगों के ग्रेविटेशनल फोर्स का कि F
इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करो, ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में जरूर आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें ये चीज़ सिखाता है ना, कि भैया दुनिया में, है ना, कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे ये वाली बॉल जो है, बेशक इस बॉटल को अट्रैक्ट कर रही होगी, ये बॉल जो है कैमरे से अट्रैक्ट हो रही होगी, मैं भी अपने आसपास की चीज़ों, है ना, से अट्रैक्ट हो रहा हूँगा। सो बेसिकली जब एक चीज़, है ना, दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स में एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है आपका ग्रेविटी, है ना, जिसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़, है ना, अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो लौट के कहाँ आती है? अर्थ की तरफ। अब क्या हो अगर मुझे, है ना, ऐसा कुछ करना हो कि अर्थ से कोई चीज़, ठीक है, मैं ऊपर लेके जा पाऊँ? क्या इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को, है ना, अर्थ से ऊपर की तरफ खींच सकता हो? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि ऐसा कोई फोर्स हमारे पास है या नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ तामझाम रखे हुए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। जस्ट मिनट, आप लोगों का ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सी एक्टिविटी आप लोगों ने की होगी बेशक, है ना। कुछ ये पीस ऑफ पेपर्स आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये मेरे पास कुछ पीस ऑफ पेपर्स है। अगर इन पीस ऑफ पेपर्स के पास में ये बॉल में लेके जाता हूँ, है ना, देखो कुछ हो रहा है, नथिंग, है ना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी बॉल को मैं अपने हेयर से रब करूं अच्छे से, और उसके बाद अगर मैं इस बॉल को इन पेपर्स के पास लेकर जाता हूं, है ना, इन पेपर्स के पास लेकर जाता हूं, सो आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। आई होप देख पा रहे होंगे आप लोग, क्लियर है ना। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर के छोटे छोटे पीस थे, है ना, ये इस बॉल की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, या फिर ऐसा बोलो कि इससे चिपक गए हैं, है ना। अब आप लोगों को पता है कि जिसका ज़्यादा मास होता है ना, वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाकायदा इन पेपर्स पे लग रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर्स के टुकड़े हैं, है ना, ये अभी भी बॉल से चिपके हुए हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से भी पावरफुल फोर्स कोई दुनिया में है जो नीचे रखी चीज को, है ना, ऊपर की तरफ खींच सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। यहां पे मेरे पास एक बॉटल रखी हुई है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, और मेरे पास ये दो स्ट्रो है। नॉर्मली समर वेकेशन चल रहा है, बहुत सी बार तुम लोगों ने जूस पिया होगा। एक कमाल की चीज़ तुम लोग यहाँ पे देखते हो कि अगर मैं इन दो स्ट्रो को अपने हेयर से अच्छे से रब करूँ, है ना, अच्छे से रब करूँ, देखो मे भी पॉसिबल एक्सपेरिमेंट में एक आध दो जगह हम लोग फेल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप मज़े मत लेना, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, आई होप। अच्छा, अभी आप लोग देख पा रहे हो, है ना। तो देखो जैसे ही मैं इस दूसरी स्ट्रो को इसके पास में लेके जाता हूँ, देखा आपने कुछ, है ना, देखो देखो, आई होप अब देख पा रहे होंगे आप, दिख रहा है ना, कि इस स्ट्रो के पास जैसे ही मैं दूसरी स्ट्रो को लेकर जाता हूँ, है ना, तो ये इससे दूर भागना स्टार्ट कर देती है। देख पा रहे हो आप? तो ये तो था एक कारनामा। और अगर मैं इसी स्ट्रॉ के पास अपना हाथ लेकर जाता हूं तो देखो जरा क्या होता है, देखा आपने, है ना, कि ये स्ट्रो जो है, ये स्ट्रो मेरे हाथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है ना। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ऐसा क्या है इस स्ट्रो में कि जब मैं इसे इसके पास लेकर जा रहा हूं तो ये रिपल हो रही है ना, और अगर मैं अपने हाथ को इसके पास लेकर जा रहा हूं तो देखो ये अट्रैक्ट हो रही
देख पा रहे हो, घूम रही है, इसके पास आ रही है, देख पा रहे हो, ये देखो, है ना। और जैसे ही आप इसको इसके पास में लेके जाओगे तो ये इससे दूर जाने लगेगी, है ना। तो ऐसी क्या नाराज़गी है इस स्ट्रॉ की इस दूसरी स्ट्रॉ से कि ये इसको पास नहीं आने देती, और ऐसी क्या चाहत है ना, इन दोनों के बीच में कि ये बिना बुलाए, है ना, इसकी तरफ खींची चली आ रही है। आई होप आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को इन सबके आंसर्स पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अभी हम लोगों ने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी पावरफुल फोर्स हम लोगों के पास है ना, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकता है। और उस फोर्स का जो नाम है ना, अब मैं थोड़ा सा रिटर्न वर्क के लिए सारी चीज़ें साइड में कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो अभी अगर हम लोग बात करें, हमारा जो फोर्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जस्ट मिनट में कैमरे की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लूँ ताकि ये आप लोगों को परेशान ना करे। जस्ट मिनट, हाँ बेटा, ओके फाइन। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक टाइप का फोर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये एक ऐसा फोर्स है ना, जो दो चीज़ों को अट्रैक्ट भी करता है और दो चीज़ों को, है ना, रिपल भी करता है। ग्रेविटेशन के केस में आप लोगों ने ये देखा था कि वहाँ पे रिपल्शन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में अगर हम लोग देखें तो चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होती है और एक दूसरे से रिपल भी होती हैं। अब ऐसा क्या है ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चीज़ से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ना। सो अब जिस टर्म का मैं नाम लेने वाला हूँ, है ना, वो ऐसा समझ लो कि हमारी क्लास 12th फिजिक्स का हीरो है। मतलब अगर ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाती है सो बेशक क्लास 12th फिजिक्स आप लोगों की बहुत अच्छे से निकलने वाली है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता किस चीज़ के कारण है। अगर आप लोगों को आंसर पता है सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो बेटा जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, एक्चुअल में वो फोर्स लगता है आप लोगों का जो हमारी क्लास 12th का हीरो है ना, चार्ज। किसके कारण लगता है? वो चार्ज के कारण। अब ये चार्ज क्या होता है, ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है ना, सारे नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि आज का चैप्टर या आज जो भी क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। तो आज आप लिखना वगैरह रहने दो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को PDF की फॉर्म में शेयर कर दूंगा। बस आप लोग कोशिश करना कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो भैया क्या होता है चार्ज, है ना। तो चार्ज बेसिकली अगर बात करूँ मैं बेटा, है ना, सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, ओके, ड्यू टू विच इट कैन exert electrostatic force, electrostatic force on another object. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, दिख पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण, है ना, जिसके कारण दूसरी चीजों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? देखो क्लास 10th में तुम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन तब जो चार्ज तुमने पढ़ा था, है ना, वो था मूविंग चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं
ठीक है, जिसके कारण तुम लोगों को करंट लगता है। लेकिन अभी जो क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में तुम लोग पढ़ने वाले हो, है ना, वो चार्ज है आप लोगों का कौन सा वाला चार्ज, द चार्ज विच इज एट रेस्ट। तो सीधा सा आप लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, ये मतलब इसका ये होता है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, कि जब चार्ज आप लोगों का रेस्ट पोजीशन में हो, है ना, और हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो आई होप 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक फोर्स है ना, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, या फिर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या उससे रिपल हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जो बॉल थी, है ना, वो पेपर के जो छोटे छोटे पीस थे वो बॉल की तरफ अट्रैक्ट हुए, और जो स्ट्रॉ थी वो एक स्ट्रॉ दूसरी स्ट्रॉ से क्या हो रही थी, रिपल हो रही थी। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ये किसके कारण लगता है, चार्ज के कारण, है ना। तो चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जो चीजों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। सो आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा आगे चले, सो क्लास 12th के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो चार्ज होता है वो बेटा 2 टाइप का होता है ना। जो चार्ज होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे नॉर्मली आप लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हो, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे आप लोग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। इन दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड होता है ना। अगर प्रोटॉन है तो आप उसे प्लस के साथ लिख लो, और इलेक्ट्रॉन है तो उसे आप माइनस के साथ लिख लो। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आप लोगों का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम क्या है, एसआई यूनिट के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा, है ना। क्लास 11th से अभी जस्ट आप लोग क्लास 12th में आए हो, है ना। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं एक स्लाइड इंसर्ट कर लूँ, जस्ट अ मिनट, है ना। तो वहाँ पे आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ओके फाइन। सो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, है ना, नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दोनों पे एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो कूलम है ना, ये आप लोगों का एसआई यूनिट है चार्ज का, है ना। जो चार्ज है, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है, ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है आप लोगों का कूलम। ओके, कूलम आप लोगों का एसआई यूनिट है चार्ज का। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, दैट Q इज इक्वल्स टू NE, है ना। धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का लेक्चर स्पेशली, है ना, मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मे बी पॉसिबल आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया कि क्लास खत्म होते होते चाहे आप लोगों ने इस चैप्टर को कितने ही अच्छे से पढ़ा हो, है ना, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ जरूर होगी जो तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ाएगी, है ना। सो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहना। धीरे धीरे हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का Q इज इक्वल्स टू NE। अगर हम लोग ये देखें कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये 10th क्लास में ऑलरेडी आप कर चुके हो, इस वजह से ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। सो आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है कि Q इज इक्वल्स टू NE। अब मान लो कि अगर आप लोगों को 1 कूलम ऑफ चार्ज की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पे आप Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम ले लो, है ना। आपको नहीं पता कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के ऊपर की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को पता होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो इसी की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि भैया 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। सो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। सो जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, Q इज इक्वल्स टू NE। अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज रखूँ, N का वैल्यू मुझे पता नहीं है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
थोड़ा और सॉल्व करें तो n विल बी इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, 10 द पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाऊंगा, सो ये हो जाएगा आप लोगों का, एक 10 में अलग से रख लूँ तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10 दी पावर 18, और जो 1.6 है इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आप लोगों का 100 इंटू 10 दी पावर 18 और पूरा अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो तो आप लोगों का आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 दी पावर 18। मतलब क्या? मतलब ये कि एक कूलम ऑफ चार्ज में, है ना, एक कूलम ऑफ चार्ज में अगर देखो, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि हम लोग बहुत बेसिक चीज़ों को बट बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये बेशक तुमने वैल्यू रट रखी होगी कि 6.25 इंटू 10 दी पावर 18, है ना, होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट मैथमेटिकली और कॉन्सेप्चुअली मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि ये कितना बड़ा नंबर है ना। मतलब 6.25 इंटू 10 दी पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम लोग मैथमेटिकली लिखो, है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है भैया कि 6.25 पे वो जो आप लोगों का डेसिमल था, है ना, इसको मैंने उड़ा दिया, ठीक है, इसको मैंने उड़ा दिया, तो अभी इसको जैसे ही उड़ाऊंगा मैं तो यहाँ पे 10 की पावर 16 हो जाएगी। मतलब मेरे भाई 625 इंटू, इसके बाद अब आप लोगों को कितनी जीरो लगानी, कितनी बड़ी वैल्यू है देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फाइनली इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, है ना बेटा, 1 कूलम ऑफ चार्ज में होते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, एंड इट्स वेरी बिग नंबर। इस वजह से हम लोग 1 कूलम ऑफ चार्ज को हर जगह यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना, हमें कुछ और यूनिट्स की हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके लिए कुछ दूसरे यूनिट्स जो है ना, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों का इसकी जगह जो आप यूज़ करते हो माइक्रो कूलम, जिसका सीधा सा मतलब होता है 10 दी पावर माइनस 6 कूलम, और एक होता है आप लोगों का मिली कूलम, है ना, जिसका मतलब है आप लोगों का 10 दी पावर माइनस 3 कूलम। तो ये मिली और माइक्रो, ये आप लोगों की दो अलग अलग चार्जेस की यूनिट है जो कि आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हो। तो यहाँ तक की कहानी आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। चार्ज के बारे में पता कर लिया, यही वो हीरो है ना, जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। वैल्यू आप लोगों ने देख लिया, टाइप आप लोगों ने देख लिया, दो टाइप का होता है, प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। वैल्यू आप लोगों ने इसकी देख ली, 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। और 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आप लोगों ने बेशक देख लिया होगा। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चार्ज लगा दूं, अदरवाइज लैपटॉप बंद हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है, तो चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट दूसरे को रिपल करता है या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उससे पहले, सबसे पहले हम लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोगों ने एटम के बारे में तो सुना होगा, है ना, जितने भी मटेरियल दुनिया में है सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक एटम के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि एटम में एक्चुअल में होता क्या। देखो, जो एटम होता है ना बेटा, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ओके, जहाँ तक आई होप तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, कि इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों का एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तुम्हारे प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, है ना। अब प्रोटॉन के पास तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और यहाँ पे मान लो इसके भी जो न्यूक्लियस है ना, इसमें तुम्हारा जो प्रोटॉन है और ये तुम्हारा न्यूट्रॉन है। अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, आसपास चक्कर लगाता फिरता है, ऐसा कुछ ऑर्बिट में देख पा रहे होंगे। ये मान लो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए कल्पना करना कि ये तुम्हारा एक एटम है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा वाला एटम है, इसके अंदर भी तुम्हारे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर कभी भी किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी एटम में तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है,
विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल है, दैट मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, वो जो मटेरियल है, उसे बोला जाता है ना, न्यूट्रलाइज्ड बॉडी। ठीक है, मतलब किसी टाइप का कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है ना। अब जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे किसी टाइप का कुछ भी है ना, ये दोनों की दोनों न्यूट्रल बॉडी है ना। ऐसा भी बोल सकते हो आपके इन दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज है, ठीक है, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे, तो उस केस में तुम्हारा जो नेट चार्ज है ना, वो बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है बॉडी के ऊपर होता है 0। ठीक है, अब क्या हो अगर ये वाला जो एटम है आपका, यहाँ से है ना 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, ठीक है, इस दूसरे एटम में चले जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करे, दूसरे एटम में चले जाए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गए आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे हो गए आपके पास में 12 इलेक्ट्रॉन। भैया 2 गए और 2 आए, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अब इक्वल नहीं रहे। इसका मतलब ये बॉडी अब चार्ज बॉडी है। दुनिया में जितनी भी मटेरियल है, जितने भी मटेरियल, ऑल कंसिस्ट चार्ज, है ना, सबके पास चार्ज होता है। 2 टाइप के जो है हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये 10th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपका, कि एक होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं, मतलब आप लोगों अगर इलेक्ट्रिक करंट में किसी वायर को टच कर लो, है ना, तो हम लोग अलिफ लेला के याकूब मैनन बन जाएंगे, ठीक है, बाल खड़े हो जाएंगे हमारे। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। आप बाकायदा चीज़ों को, है ना, टच कर सकते हो। देखो अभी भी इसके ऊपर जो है ना, वो पेपर आप लोगों का पेस्ट है ना, वो पेपर अभी भी, आप इतनी देर हो गई लेकिन अभी भी आप लोगों का पेपर जो है वो पेस्ट है। तो इसमें आप लोगों को वैसा इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो दगाबाज होते हैं। प्रोटॉन अपनी जगह नहीं छोड़ते, प्रोटॉन बड़े लॉयल है ना, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जहां से इनको न्योता मिल जाए, मतलब ये वहीं चले जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो वो बॉडी बोली जाती है बेटा चार्ज बॉडी। क्या बोला जाता है उसे? चार्ज बॉडी बोला जाता है। और वही बॉडी आप लोगों को या तो आप लोगों का क्या करेगी, या तो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना, या फिर दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ रिपल करेगी, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं कि आखिर ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है मतलब कितना बड़ा होता होगा, है ना। तुमने आई होप कि मैथमेटिकल डिजिट अभी तक जरूर रट के रखा होगा, है ना, कि इसकी साइज वगैरह ये वो फलाना ढिमका। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, है ना, इसकी समझ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअल में, है ना, कितना बड़ा होता है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है ना बेटा, एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस की जो साइज़ है ना, उस न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो है मेरे पास, है ना, 2 सेंटीमीटर। मान लो कितनी है मेरे पास न्यूक्लियस की साइज़, 2 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सभी को पता है 2 सेंटीमीटर कितना होता है? नहीं पता तो घर पे जाके स्केल उठाना और चेक कर लेना 2 सेंटीमीटर कितना होता है ना। अब देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, अगर मान लो मैं एक ऐसे न्यूक्लियस की कल्पना करूं, और ये सिर्फ मैं तुमको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं ताकि तुमको एक आइडिया लगे, है ना, चीज़ों को तुम प्रैक्टिकली समझ पाओ इनके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मान लो अगर तुम्हारा कोई एक न्यूक्लियस है 2 सेंटीमीटर का, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं। अब उस 2 सेंटीमीटर, है ना, न्यूक्लियस के लिए कितना बड़ा एटम होगा, इसकी कल्पना थोड़ी सी हम लोग लगा के देखेंगे, है ना। मुझे वीडियो पोस्ट करके कमेंट में बताना कि अगर, है ना, अगर तुम्हें पता है कि भैया तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर का एक न्यूक्लियस है, तो उसका जो एटम होगा उसकी रेडियस कितना है, ये तुम लोगों को अगर पता है तो मुझे वीडियो को पोस्ट करके इसके कमेंट में आंसर लिख के बताओ, और नहीं है तो चलो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात करूँ, है ना, तो बेटा न्यूक्लियस का जो साइज होता है, वो न्यूक्लियस का साइज होता है आपका, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, उसका साइज होता है बेटा आपका 10⁻⁻15, है ना। ये आप लोगों का न्यूक्लियस का साइज होता है। और अगर मैं एक एटम के साइज के बारे में बात करूं बेटा, है ना, एक एटम के साइज के बारे में बात करूं, तो एटम का जो साइज होता है ना बेटा, वो एटम का साइज होता है 10⁻⁻10, ठीक है। ये फिर -15 है तो ये आप इसे 10 फर्मी बोल सकते हो, और ये 10⁻⁻10 है तो आप इसे एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अगर इन दोनों से मैं रिलेशन निकालूं कि जो मेरा एटम है ना, वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा होगा, तो एक मोटे मोटे तौर पे एक छोटी सी कैलकुलेशन है कि अगर मान लो
मान लो आप लोगों का जो न्यूक्लियस है बेटा, है ना, उसकी साइज में मैं 10⁵ का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। जैसे न्यूक्लियस का साइज कितना है मेरा, 10⁻⁻15 इंटू 10 कितना 5, तो मुझे क्या होगा बेटा, मुझे एटम, है ना, एटम का साइज मिल जाएगा जो कितना होता है 10⁻10। मतलब सीधी भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ, सीधी भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एटम होता है ना बेटा, एटम, है ना, जो एटम होता है उसका जो साइज है ना, वो न्यूक्लियस की साइज का 10⁵ टाइम्स होता है ना, 10⁵ टाइम्स होता है। आई होप इस कहानी से ये चीज आपको अभी तक क्लियर हुई होगी, है ना। अब कमाल की बात देखना जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है ना, जिसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। जिसका जो रेडियस है वो कितना है का बेटा, 2 सेंटीमीटर। अगर तुम 2 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, अगर तुम 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, है ना, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सेंटीमीटर से उसमें लेके जाओगे तो 10⁻⁻2 करोगे, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर ये 2 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस है ना, तो उसके लिए जो एटम होगा उसकी रेडियस कितनी होगी। तो अगर मुझे एटम की रेडियस निकालनी है, तो मैं क्या करूं, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है बेटा, ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसमें देखो सिंपली मैं क्या करूं, 10⁵ का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। यही किया था भैया मैंने, कि अगर 10⁵ टाइम्स जो है बड़ा है ना, कौन, आपका एटम, है ना, तो मैंने क्या किया, ये जो आप लोगों का न्यूक्लियस था इसकी रेडियस में 10⁵ का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं थोड़ा सोचूं समझूं, है ना, और इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻3, यानी कि मोटे मोटे तौर पे, है ना, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2000 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 2000 मीटर। यानी कि अगर मैं इसे किलोमीटर में लिखूँ बेटा, तो कितना हो जाएगा मेरा 2 किलोमीटर। मतलब कुछ बात समझ में आई तुम्हें, कुछ दिमाग के परखच्चे उड़े तुम्हारे, कि अगर एक न्यूक्लियस जिसका रेडियस सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, कितना है, 2 सेंटीमीटर का है, अगर उस न्यूक्लियस के एटम को डिजाइन करोगे, है ना, तो बेटा उस एटम की जो रेडियस होगी ना, वो 2 किलोमीटर तक होगी। मतलब तुम समझ पा रहे होगे कि एक न्यूक्लियस, है ना, एक न्यूक्लियस जिसको तुम अपनी पॉकेट में डाल लो, है ना, उंगली में रिंग बना के पहन लो, है ना, अगर वो न्यूक्लियस का एटम तुम बनाओ जो कि 2 सेंटीमीटर का है, तो तुम बीच में खड़े हो जाओ, 2 सेंटीमीटर तुम्हारे राइट, 2 किलोमीटर तुम्हारे राइट में, 2 किलोमीटर तुम्हारे लेफ्ट में, 2 किलोमीटर तुम्हारे ऊपर, 2 किलोमीटर तुम्हारे नीचे, इतना बड़ा गड्ढा तुम खोद दो और एक स्फीयर तैयार करो, है ना। मतलब 2 किलोमीटर रेडियस होगी उस एटम की। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, एक ऐसा एटम जिसकी रेडियस 2 किलोमीटर है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतना बड़ा एरिया इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व होने के लिए होता है। पता है आपको, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं, है ना, एटम के चारों तरफ जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन आपके चक्कर काटते हैं। लेकिन उसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का, है ना। बड़ी गजब की कहानी, ठीक है। तो अभी तक अगर तुमसे कोई पूछे कि मान लो एक बाइक और एक ट्रक की अगर टक्कर हो जाए, है ना, तो बाइक जो है वो ज्यादा दूर फेंकाएगी या ट्रक ज्यादा दूर फेंकाएगा, तो शायद तुम्हारा आंसर होगा कि बाइक वाला निपट जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम फिजिक्स को समझोगे तो शायद तुम्हारा आंसर ये हो कि अगर एक बाइक और एक ट्रक में टक्कर हो तो मे बी पॉसिबल आपकी बाइक को कुछ ना हो, लेकिन ट्रक भी पीछे जा सकता है। ये एक न्यूक्लियस के अंदर बैठे प्रोटॉन की पावर होती है ना। और थोड़ा सा और अगर मैं तुमको आगे लेके जाऊं, है ना, इस चीज को थोड़ा सा और अगर मैं तुमको समझाने की कोशिश करूं, तो जो आपका, है ना बेटा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो होता है आप लोगों का 9.1 इंटू 10⁻³ kg,
ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास है ना, मतलब सीधी सीधी कहानी है 9.1 के नीचे, है ना, तुम 1 के आगे 31 जीरोस लगा दो, है ना, उसे डिवाइड कर दो, तो तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा। अगर तुम लोग बात करो, है ना, प्रोटॉन के मास की, तो ये होता है बेटा आप लोगों का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर तुम लोग बात करो न्यूट्रॉन की, जिसे हम लोगों ने क्या बोला कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इस पर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका जो मास होता है बेटा वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगेन यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं तुमको बताने की कोशिश करूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन है आखिर उससे, है ना, कितना भारी एक प्रोटॉन होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके मास के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा मास एक आपके प्रोटॉन का होता है ना, यू विल बी शॉक्ड। ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, इसको कहीं अदर वे में आप कैलकुलेट मत करना कि इतना बड़ा एटम वगैरह ये वो, है ना, ये सिर्फ तुम अच्छे से समझ पाओ, इस वजह से मैं तुमको बता रहा हूँ कि मान लो तुम्हारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, तुम्हारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि तुम अच्छे से समझ पाओगे। अगर उसका जो मास है बेटा वो 1 kg है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हारा 1 kg है, तो जो प्रोटॉन होगा ना बेटा, प्रोटॉन वो आप लोगों का 1837 kg का होगा। मतलब ये कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना बेटा वो 1837 टाइम्स मोर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब कुछ समझ में आया कि कोई एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर रेडियस में सरवाइव कर रही है ना, और जो 1837 है ना केजी कम है, टाइम्स कम है, वो 2 किलोमीटर इतना रेडियस लेके बैठी हुई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। एंड थोड़ी जो है मैं आप लोगों की फिजिक्स की समझ को डेवलप कर पाया हूँगा कि एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और आप लोगों का जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। और अगर फाइनली देखा जाए इन तीनों में, है ना बेटा, इन तीनों में, तो जो न्यूक्लियस का मास होता है ना बेटा, जो न्यूक्लियस का मास होता है, जो आपका न्यूक्लियस का मास होता है, इट इज ग्रेटेस्ट मास अमंग दिस 3 पार्टिकल, है ना। तो जो आपका न्यूट्रॉन का मास है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आप लोगों का प्रोटॉन का, फिर उसके बाद फाइनली आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का। मतलब मास के मामले में इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम, उससे ज़्यादा प्रोटॉन, और उससे ज़्यादा आप लोगों का कौन होता है बेटा, आप लोगों का न्यूट्रॉन होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा, है ना। अब इसके बाद आगे की जो स्टोरी है ना, अब जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा था, है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भैया ये जो 2 स्ट्रो थी, है ना, ये जो 2 स्ट्रो थी, ये क्या कर रही थी, एक दूसरे को रिपल कर रही थी। क्या कर रही थी, एक दूसरे को रिपल कर रही थी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेम टाइप का चार्जेस जहाँ पे भी हुआ, है ना, सेम टाइप का चार्जेस जहाँ पे भी हुआ बेटा, है ना, चाहे वो प्लस प्लस हो, है ना, या फिर वो आप लोगों का माइनस माइनस हो, दे विल ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा, है ना, सेम टाइप का चार्ज जो है वो क्या करेगा बेटा, एक दूसरे को रिपल करेगा। और अपोजिट टाइप का चार्ज चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या करेंगे, हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैंने क्या किया था, ये सेम टाइप का मटेरियल है ना, दोनों की दोनों प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, मैंने इनको क्या किया था, अपने हेयर में ऐसे रब किया था, है ना। तो क्या हुआ कि सेम टाइप के चार्जेस जो है ना, वो इस मटेरियल पे आए, तो वो सेम टाइप के चार्जेस के कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे थे, रिपल हो रहे थे। और मेरा, है ना, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है ना, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि मान लो, है ना, तुम्हें ये पता करना हो कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे। अगर कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है तो कैसे पता करोगे, तो ध्यान रखना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हमेशा अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में भी हो सकता है ना। और एक न्यूट्रल बॉडी जो है उसके और एक चार्ज बॉडी के
बीच में भी हो सकता है ना। जैसे कि तुम्हारा उस वक्त तुमने देखा था कि जो स्ट्रॉ था है ना, वो मेरा चार्ज पार्टिकल था, वो मेरा चार्ज मटेरियल था, है ना, लेकिन मेरा जो हाथ था है ना, वो एक न्यूट्रल बॉडी था, है ना। लेकिन जैसे ही इस न्यूट्रल बॉडी के पास में ये चार्ज बॉडी आया, इसने इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। और अगर इसी चार्ज बॉडी के पास में मैं किसी अपोजिट नेचर वाले को लेके जाऊंगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लेके जाऊंगा, सो दे विल ऑल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब है ना, मतलब ऐसा है कि अट्रैक्शन है ना की हेल्प से आप ये नहीं बता सकते कि दो बॉडीज चार्ज है या नहीं है। लेकिन अगर दो बॉडी रिपल्शन शो कर रही है, अगर दो बॉडी आप लोगों का रिपल्शन शो कर रही है, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि 101% ये बॉडी जो है वो कैसी बॉडी है, एक चार्ज्ड बॉडी है। आई होप यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। बातों ही बातों में मैंने तुमको 2 से 3 न्यूमेरिकल्स भी करवाए, है ना। तुम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक एटम, एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर, वो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे दिखाया, है ना। देखा था हम लोगों को कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि भैया एक एटम जो होता है ना, वो कितना एक एटम के अंदर आप लोगों का जो न्यूक्लियस होता है वो कितना छोटा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ रेडियस ऑफ एटम के, है ना। सो आई होप यहाँ तक की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज का जो था वो हमारा फर्स्ट क्लास था, है ना। और इसके बाद वाली जो क्लास है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसके बाद मैं आप लोगों को चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है ना, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, है ना, जो कि क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपका बेड़ा पार होना है नहीं, है ना। चाहे आप घबराओ, डरो, कुछ भी करो, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। और तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो, है ना। न्यूमेरिकल्स तुम्हें इतने ईजी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं करवाऊंगा ना, और ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स कभी भी तुमको परेशान करने के लिए नहीं होते, है ना। वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमेशा तुम्हारी समझ को डेवलप करते हैं। जैसे तुम लोग अगर डाटा में याद रखने की कोशिश करते हैं कि एक एटम और न्यूक्लियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो शायद तुम उस चीज को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। अगर तुम डाटा रखते कि तुम्हारा जो प्रोटॉन होता है वो कितना उसका जो मास होता है वो कितना ज्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो शायद डाटा में तुम इस चीज को नहीं समझ पाते। तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बेटा, वो हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, ना कि हमें परेशान करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि मैंने तुमको बताया है कि फिजिक्स जो है ना हमारी क्लास 12 की, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी की तरह है। मतलब ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, तुम पता है तुम्हें कब अच्छे से समझ में आएंगे, जब तुम चैप्टर 12, 13 एंड 14 निपटाओगे। मतलब जिस दिन तुम्हारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उस दिन तुम्हें फर्स्ट चैप्टर याद आएगा कि माय गॉड, है ना, ये कहानी थी उसके पीछे की। जैसे होता ना हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में कि हमें लास्ट में पता चलता है कि यार ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी। तो बस वैसे की वैसी बड़ी खूबसूरत फिजिक्स है तुम्हारी। एंड बहुत जल्दी हम लोग हमारी सेकेंड वीडियो के साथ मिलेंगे। सो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी आंसर इस पूरी वीडियो में पता है तो आप मुझे उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ ज्वाइन अवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट। आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, है ना। तब तक के लिए आज थोड़ा सा मटेरियल मैंने तुमको दिया, मैंने तुमको एक आइडिया दिया कि एटम और न्यूक्लियस क्या होता है। मैंने तुमको ये चीज़ें बताई कि कैसे एक बॉडी चार्ज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है ना। और जैसा कि मैंने तुमको बोला कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत पालना, ये वाला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ तुमको देखना है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया हो तो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7869145191 पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके बाद वाली वीडियो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इससे रिलेटेड तुम किसी भी टाइप का कोई सजेशन देना चाहते हो, है ना, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड, पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड, एक्चुअली पिक्चर क्वालिटी में भी पॉसिबल थोड़ा आज वीक रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं कहीं दूसरी जगह से शूट कर रहा हूँ, बट वेरी सून वी विल इम्प्रूव इट। और अगर किसी भी टाइप का तुम्हारा कोई सजेशन है ना, अपना क्लास जो है वो स्लो चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, प्लीज़ शेयर विथ मी, ताकि हमारी क्लास जो है वो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली रन हो पाए। सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे।